टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 21 के क्वेश्चंस को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अप्रोचेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इससे पहले की वीडियोस है उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर की पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जो कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक से सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, इसके अलावा डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। The question says, what India can learn from USA's and UK's model of separation of power? Critically analyze suitability of watertight separation of power to India. ठीक है, तो सीधे शब्दों में समझें तो ये क्वेश्चन जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि भारत ने यूएसए का जो मॉडल है सेपरेशन ऑफ पावर का, उससे क्या सीखा है, और जो यूके का जो मॉडल है उससे क्या सीखा है, और क्या सीख सकता है, व्हाट कैन इंडिया लर्न, और क्या सीख सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि क्या भारत के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका एक वाटर टाइट सेपरेशन सही होगा क्या। वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन, मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, जहां पर एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो किसी और ऑर्गन के फंक्शनिंग के अंदर बिल्कुल भी वो ना कर पाए, इंटरफेयर ना कर पाए। क्या ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन करना भारत के लिए सुटेबल होगा? इसी चीज को हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, हमें समझना है। ठीक है, कि क्या ये चीज सही होगी या फिर चीज सही नहीं होगी। राइट, चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि इसके इंट्रोडक्शन को अंदर हम क्या लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने हमेशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो बिगर पिक्चर है वो क्या है, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। तो सेपरेशन ऑफ पावर का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो कोई भी गवर्नमेंट है, तो कभी भी गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शनिंग होते हैं, तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉज फ्रेम करता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो कि उस लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और तीसरा होता है जुडिशरी जो उस लॉ से होने वाले किसी भी वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव एजेंसी की तरह काम करता है। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ही मिलकर किसी भी गवर्नमेंट का तीन ऑर्गन्स बनाती हैं। सो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि अगर ये तीनों ही अपने अपने स्फीयर के अंदर काम करें, एक की पावर दूसरे की पावर के साथ कोइंसाइड ना करे, मतलब एक की जो पावर है उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर ना कर पाए, दूसरे की पावर में कोई तीसरा इंटरफेयर ना करे, और इस तरीके से सब अपने अपने स्फीयर में काम करें। सिंपल वर्ड्स में समझे तो आप इसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जिसकी जो फंक्शन है वो अपना उसी में स्पेशलिस्ट है, उसी में वो काम करेगा। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के कामों में या फिर जुडिशरी के कामों में दखल नहीं देगा। सिमिलरली जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों में दखल नहीं देगा, और सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के कामों में दखल नहीं देगा। और इस तरीके से इस कंसेप्ट को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में इंडिया ने यूएसए और यूके से क्या सीखा है और क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, जिसके अंदर आपने सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर दिया। आपने ये बता दिया कि आफ्टर ऑल सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों का अपना खुद का कुछ इंडिपेंडेंट स्फीयर्स होते हैं, तीनों ही प्रॉपर्ली अपने अपने स्फीयर्स के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि एक जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो दूसरे ऑर्गन में नहीं आ सकती है। तो क्या यहां पर हम चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट रख सकते हैं? नहीं रख सकते, राइट। बिकॉज एक ऑर्गन अगर सेकंड गवर्नमेंट को चेक ही नहीं कर सकती है, मतलब उसके कामों में दखल अंदाजी कर ही नहीं सकती है, उसे नोटिस ही नहीं कर सकती है, तो फिर आफ्टर ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट कैसे आएगा, राइट। तो इस तरीके से जो ये कंसेप्ट है वो काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि लेजिस्लेचर अपने जो विम्स एंड फैंसीज हैं उसको पूरी तरीके से ऐसा ना हो कि जो चाहता है वही करना स्टार्ट कर दे। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव जो है वो चाहता है वो अकेला खुद ही करना स्टार्ट कर दे, एंड सिमिलरली जुडिशरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर कभी भी स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ट चीज ये होती है कि तीनों के बीच में काइंड ऑफ एक इंटरमिंगलिंग होती है। एक क्लियर कट डिवीजन तो होता है, बट तीनों ही जो है आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखें, उतना वाटर टाइट सेपरेशन ना रखें तो, राइट। सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बता सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बता देंगे कि हाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये होता है और इस तरीके से क्या बेनिफिट है क्या नहीं बेनिफिट है, अब आपको बॉडी पार्ट में आना है। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ पावर को हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन के साथ लिंक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडिया क्या लिंक कर सकता है, क्या सीख सकता है। सबसे पहले तो यूएस के सेपरेशन ऑफ पावर के मॉडल से, और सेकंड यूके के सेपरेशन ऑफ पावर के मॉडल से। तो देखिए सबसे पहले तो समझो कि यूएस का जो मॉडल है, यूएस का मॉडल है क्या।
बिकॉज देखो अगर हम यूएस का मॉडल समझेंगे तभी तो हम सीखेंगे कि इंडिया क्या सीखेगा उससे। तो सबसे पहले इंडिया क्या सीखेगा ये बताने से पहले आपको बताना है कि यूएस का मॉडल क्या है। तो यूएस के मॉडल में आप बताओगे कि यहां पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। कैसे? देखो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो सब के सब वहां के कांग्रेस के पास है। कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, वहां के पार्लियामेंट के पास है सारी की सारी पावर। सिमिलरली जितनी भी एग्जेक्टिव पावर है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि जो भी राइट नाउ जो बाइडन है उनके पास कंप्लीट एग्जेक्टिव पावर्स है, बट इनके पास किसी भी तरीके के लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। सिमिलरली जो थर्ड यानी कि जुडिशरी पावर्स है ये इनकी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो भी काफी स्ट्रांग है। अपने अपने स्फीयर में लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी वो एक दूसरे के काम में पहली बात तो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके का काम एग्जेक्टिव या फिर जुडिशरी में नहीं कर सकता, और सिमिलरली जो बाकी दोनों ऑर्गन्स हैं वो लोग भी एक दूसरे की काम में दखल नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके का काइंड ऑफ जो तरीका है वो यूएस के अंदर फॉलो किया जाता है। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या इंडिया जैसी एक डाइवर्स सोसाइटी में, इंडिया जैसी एक गवर्नमेंट में जहां पर बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शन के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो इन चीजों को फॉलो करते टाइम क्या हम इस तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इससे क्या होगा, जो एक इंटरलिंकिंग हमें चाहिए, हम जो चाहते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव साथ में मिलकर काम करें, वो साथ में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट जो है, जो हम यहाँ पर लाना क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जैसा हम यूएसए में देख रहे हैं वैसा सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि यूएसए खुद भी इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली फॉलो नहीं करता है, बिकॉज बहुत सारे स्फीयर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जेक्टिव के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, और जहां पर एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेटिव के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ चीजें स्फीयर्स ऐसे हैं जहां पर यूएस के अंदर भी ये स्ट्रिक्टेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं किया जाता है, रादर वहां पर भी काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, जहां पर लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव को चेक करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, एंड सिमिलरली जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को चेक करता है और उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। ये तो हम समझिए कि यूएस का सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडल किस तरीके से काम करता है। अब देखो, अब समझते हैं कि यूके का जो सेपरेशन ऑफ मॉडल है और सेपरेशन ऑफ पावर का जो मॉडल है वो कैसे काम करता है। देखिए, यहां पर जो सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बिकॉज यहां पर जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ही यहां पर सॉवरेन है, मतलब पार्लियामेंट यहां पर सुप्रीम है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, रादर पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम वन, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर्स दी है पार्लियामेंट को कुछ काम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, राइट। तो यहाँ पर यूके का अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि देखो, किंग जो है, किंग वहां पर एग्जेक्टिव हेड है, एग्जेक्टिव का हेड है। देखा हमने जैसे देखा था ना, एग्जेक्टिव का हेड यहाँ पर कौन है, प्रेसिडेंट है यूएस में। सिमिलरली यूके के अंदर जो एग्जेक्टिव का हेड है वो किंग है, और ये किंग जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, मतलब कि ये किंग जो कि एग्जेक्टिव का पार्ट है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर तो खत्म हो गई, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर तो इतनी स्ट्रिक्ट रही नहीं, बिकॉज एग्जेक्टिव और जुडिशरी यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज देखो, लेजिस्लेचर के अंदर जो एमपीज होते हैं यूके के अंदर, और एग्जेक्टिव के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स जो इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को। देखो एमपीज कौन है, एमपीज वो होते हैं जो लॉ को फ्रेम करते हैं, लॉ को बनाते हैं, सो ये लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे उसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। यूके के अंदर क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं वही एमपीज हैं, जो एमपीज हैं वही मिनिस्टर्स हैं। जस्ट लाइक वो जिस तरीके का इंडिया में है, इंडिया में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एमपीज के बीच से तो निकलते हैं। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ये कंसेप्ट एक्चुअली हमने यूके से ही लिया है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर में जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये हमने यूके से लिया है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऑब्वियसली इसको हमने मॉडिफाई किया है, इसको हमने अपने तरीके से मॉडिफाई किया है। हमारे यहाँ पर कोई किंग का कंसेप्ट नहीं है, रादर हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट यहाँ पर सिर्फ एग्जेक्टिव को हेड करते हैं पूरी तरीके से, वो हमारे यहाँ पर एग्जेक्टिव के हेड होने के साथ साथ में लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं। अगर आप लेजिस्लेचर का पार्ट देखोगे तो लेजिस्लेचर के अंदर देखो, पार्लियामेंट और जो लोकसभा राज्यसभा जो है, इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हमारे लेजिस्लेचर, राइट। तो इस तरीके से शो करता है कि एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो जिस तरीके का यूके में है, सेम काइंड ऑफ सेंस आप कह सकते हो इंडिया के अंदर भी फॉलो होता है। तो देखो, ये तो हमने समझा यूएसए और यूके का। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट है वो किस तरीके से फॉलो होता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हम ना ही बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। हम एक बैलेंस अप्रोच पहली बात तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम पहली चीज ये बोलते हैं कि जो हमारा एग्जेक्टिव है वो पहली चीज तो लेजिस्लेचर का पार्ट है, मतलब कि जो लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, मिनिस्टर्स हैं, वो लॉ फ्रेमिंग बॉडी यानी कि एमपीज का पार्ट है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। सेकंड चीज ये है कि हमारे भारत के अंदर वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, रादर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट है। सिंपल शब्दों में समझे तो लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल कर सकता है एग्जेक्टिव को, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर सकता है मिनिस्टर्स को। किस तरीके से, देखो अगर लेजिस्लेटिव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगा तो सारे के सारे मिनिस्टर्स गए, राइट। अगर ये पास हो गया और ये चीज अगर क्लियर हो गया तो ये गई। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल कर सकता है।
सिमिलरली अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी आप जानते हो अपनी अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल कर सकता है एंड एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर सकता है, राइट। अगर आप इसी में जुडिशियल रिव्यू की बात करोगे तो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि लेजिस्लेचर ने अगर किसी भी तरीके का कोई भी लॉ बनाया है, उस लॉ को चेक करने का फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी काइंड ऑफ चेक करने की कोशिश कर रहा है? देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी ऊपर है लेजिस्लेचर नीचे है, नो, ये हायरार्की नहीं है, रादर ये चेक्स एंड बैलेंसेस है। मतलब जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जुडिशरी के काम को लेजिस्लेचर चेक करता है, लेजिस्लेचर को जुडिशरी के लोगों को लेजिस्लेचर अपॉइंट करता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप ये समझ गए कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है भारत के अंदर, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के कामों को चेक करने की कोशिश करता है, राइट। तो इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर यूके की तरह पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, रादर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मतलब कि हमने यूके से सेपरेशन ऑफ पावर लिया तो है, बट हमने स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में नहीं लिया। हमने ऐसा नहीं किया कि जो वहां पे लिखा हुआ है सेम चीज उठा कर लिया है, ऐसा नहीं हुआ। हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे नीड्स के हिसाब से उसको चेंजेस लाए हैं उसके अंदर। और इस तरीके से जो हमारे लोग हैं, हमारे जो जो सिटीजन्स हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन यूके। ठीक है, आई होप आप इतनी चीज समझ गए। सो हमने यहाँ पर देखो अभी तक क्या समझा, हमने यूएस का जो सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडल है वो समझा, यूके का समझा, और अब हमने इंडिया का समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। जब आप ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दोगे शॉर्ट में, तो अब आप बताओगे कि क्या एग्जैक्टली इंडिया सीख सकता है यूएस और यूके के मॉडल से। तो ठीक है, देखो पहले चीज तो यूएस और यूके के मॉडल से क्या सीख सकता है, इसको आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में एक साथ पूछा गया है कि यूएस और यूके से हम साथ में मिलकर क्या सीख सकते हैं। सेकंड चीज, ये क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा भी इसको खींचना नहीं है, राइट। सॉरी 15 मार्क का क्वेश्चन है, राइट, तो इसको बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, हमें 250 वर्ड में इसको कंप्लीट करना है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस मॉडल, यूएस और यूके के मॉडल से। पहली चीज तो देखो, अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में जो अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, स्टैच्यूटरी बॉडीज के ऊपर जो कुछ भी अपॉइंट किए जाते हैं, उनको हमेशा कांग्रेस में भी लाया जाता है। मतलब कि मान लो कि अगर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यूएस में इंप्लीमेंट किया, अपॉइंट किया, तो इस चीज की चर्चा जो होगी, डिस्कशन जो होगा, वो काइंड ऑफ जो वहां कांग्रेस है उसके अंदर भी होगा कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बनना है। बट भारत के अंदर ये सब नहीं होता। भारत के अंदर ये सारी की सारी पावर जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की पावर। सो देखो यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव ये पावर को इंश्योर करता है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर बीच में नहीं आता है। लेजिस्लेचर को यहाँ पर इसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो पॉइंट बीइंग, ये चीज हम पहली चीज तो सीख सकते हैं यूएस से कि किसी भी तरीके का इम्पार्शियलिटी, अनबायसनेस, इन सब चीज को प्रमोट करने के लिए, बायसनेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए हम ये एक चीज कर सकते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितने भी स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, भले ही कैग का पोस्ट हो, राइट, इलेक्शन कमीशन का पोस्ट हो, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पोस्ट हो, इन सबको हम एटलीस्ट एक बार लोकसभा या राज्यसभा किसी भी पर्टिकुलर हाउसेस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जिसके थ्रू क्या होगा, एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद, एक प्रॉपर डेलिब्रेशन के बाद जो एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम बाहर आएगा, दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू कि आपने डायरेक्टली अपने हिसाब से किसी पर्सन को चूज कर लिया और वहां पर बैठा दिया। सेकंड चीज, सेम चीज को देखो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अगर आप जाकर यूएस को देखोगे तो यूएस के अंदर ये जजेस कौन बनेंगे, इस चीज का डिस्कशन लेजिस्लेचर के अंदर होता है। वहां पर बातचीत होती है, वहां का जो कांग्रेस है, वहां का जो लोअर हाउस है, अपर हाउस है, वहां के अंदर बातचीत होती है। सेम चीज को हम इंडिया के अंदर फॉलो कर सकते हैं। हम एटलीस्ट उसे लोकसभा ना सही तो राज्यसभा में तो डेफिनेटली डिस्कस करा सकते हैं। राज्यसभा के अंदर हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का जो नया जज बनने वाला है, इनमें से कौन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑप्शन, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है उसके अंदर एक ऑप्शंस बिल्डअप कर सकते हैं। इससे क्या हो, इससे हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे मेरिटोक्रेसी बढ़ेगी। मतलब जो लोग, जिसके अंदर मेरिट होगा वही आगे बढ़ेगा। अभी जो करंट कोलिजन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं एक बायसनेस आ जाता है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, तो दूसरा पर्सन जो है किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको ये पसंद करता है, राइट। तो इस तरीके से एक बायसनेस आता है, पॉलिटिकल बायसनेस, एक इंडिविजुअल बायसनेस आता है। बट अगर हम एक पॉलिटिकल तरीके से, अगर हम उसको डिफरेंट हाउसेस के थ्रू अगर हम पास करवाएंगे, तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल बायसनेस का कंसेप्ट है वो नहीं आएगा, और इट वुड बी अ मच मच बेटर ऑप्शन, जो एक्चुअली यूएस के अंदर होता है। ये भी यूएस के अंदर होता है, ये भी यूएस के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यूके से हम क्या सीख सकते हैं, यूके से हम दो चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज तो यूके में क्या होता है, जब भी एक मिनिस्टर किसी भी लॉ को बनाता है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि कोई मिनिस्टर जब लॉ को बनाता है तो उस लॉ को पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा वोटिंग करती है, और वोटिंग हो जाती है तो मतलब लॉ पास हो गया, है ना। बट यूके के अंदर ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने एक लॉ को पास किया, और अगर वो लॉ पास हो गया है, तो वो मिनिस्टर अलॉन्ग विद वो सारे मिनिस्टर्स जिसने उसको सपोर्ट किया है, मतलब उस पार्टी के सारे मिनिस्टर जो है, वो उस पर्टिकुलर लॉ पे काउंटर साइन करते हैं, मतलब वहां पे साइन करते हैं। दे शो कि देखो जो भी मैंने लॉ पास किया है उसकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं।
मतलब कि अगर मैं एक मिनिस्टर हूं, जैसे सपोज माय नेम इज ए, अगर मैं एक मिनिस्टर हूं, अगर मैंने एक लॉ पास किया है, जैसे सपोज लॉ मींस लॉ का नेम है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इस लॉ एक्स वाई जेड को सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। दिस इज द थिंग दैट इज काउंटर साइंड बाय यूके के मिनिस्टर्स। इस चीज को हम इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी करप्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, बिकॉज अब लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो लोग करप्शन कैसे कर सकते हैं, राइट? बैड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो प्रॉब्लम है कि गलत पॉलिसीज बन जाती हैं, इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब आप रिस्पॉन्सिबल हो। पहले आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप इसके लिए लायबल हो। आपको अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, बिकॉज आपने वहां पर साइन करके दिया है कि आप किसी भी तरीके की गलती उसमें नहीं होने देंगे, राइट? तो इस तरीके की चीजें आप यूके से सीख सकते हैं। इसके अलावा यूके में अगर आप स्पीकर की पावर देखोगे, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो पावर काफी स्ट्रांग होती है। जो स्पीकर है वो काफी स्ट्रांगली किसी भी बायसनेस के बिना जो हाउस है उसको रन करते हैं। बट इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि ऑल्दो लोकसभा के जो स्पीकर है, हम ये आइडियली मानते हैं कि उनको बायस नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमने बायसनेस के बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं, बायसनेस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, राइट? स्पीकर का जो रोल होता है किसी भी हाउस को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उस इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए वो बायसनेस, इम्पार्शियलिटी, इन सब चीजों को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई होप आप ये चीज समझ गए। तो ये हम शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल यूएस और यूके के जो सेपरेशन ऑफ पावर का मॉडल है, उसके थ्रू हम किस तरीके से इसको और बेटर बना सकते हैं। तो हम इंडिया क्या सीख सकते हैं, राइट? ये चीज आप समझ गए। अब देखो, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि क्या भारत के अंदर वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए, क्या सूटेबल होगा भारत के लिए? तो देखो समझो, पहली चीज तो इंडिया ने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो सीधी सी बात, पहला तो इसका आंसर ये है कि भारत के अंदर कभी भी वाटर टाइट सेपरेशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। और एक चीज सही भी है, बिकॉज अगर हम वाटर टाइट सेपरेशन कर देंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल्दो जो लॉ बनाने का काम होता है, लॉ फ्रेमिंग का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है। लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? जो एग्जीक्यूटिव है उसका होता है। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, वो अगर किसी एक स्फीयर के अंदर प्रॉपर लॉ नहीं बना रहे हैं, तो वहां पर कौन लाके लॉ बनाता है? जुडिशरी लॉ बनाता है। जुडिशरी ने बहुत सारे सेक्शंस के अंदर ऐसे लॉज एक्चुअली बनाए हुए हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एक वाटर टाइट सेपरेशन क्रिएट कर दूंगा, मतलब अगर मैं ये बोल दूंगा कि लेजिस्लेचर का काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव करेगा और जुडिशरी काम सिर्फ जो जुडिशरी वो करेगा, तो देखो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अभी लेजिस्लेचर अगर कोई काम कर रहा था, अगर वो नहीं कर पा रहा था तो उसके बदले में जुडिशरी नहीं कर दिया, मतलब लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा है? जुडिशरी। बट अगर मैं वाटर टाइट सेपरेशन कर दूंगा, मतलब मैं ये कह दूंगा कि एक का काम दूसरा नहीं कर सकता है, तो ये जो एक्स्ट्रा काम जुडिशरी करता है, जो हेल्प आउट करता है सोशल अपलिफ्टमेंट में लोगों की, ये काम बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसके कारण भी काफी प्रॉब्लम्स होंगी। बिकॉज फिर सारे का सारा जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएंगी? लेजिस्लेचर के ऊपर आ जाएगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी और बच जाएगी, राइट? तो इसलिए हम वाटर टाइट सेपरेशन को इस सेंस में ला नहीं सकते। सेकंड चीज, अगर आप ऑर्डिनेंस की बात करोगे तो ऑर्डिनेंस क्या है? ऑडियंस में वंस अगेन समझो, लॉ फ्रेमिंग का पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। लॉ इंप्लीमेंटेशन का पावर है एग्जीक्यूटिव के पास। बट अगर लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, लेजिस्लेचर अगर अभी हाउस में नहीं बैठा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर है, वो कुछ दिनों के लिए, अराउंड 6 मंथ्स के लिए एक पर्टिकुलर लॉ को फ्रेम कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सोचो, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या कर रहा है? लेजिस्लेचर काम ही तो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वाटर टाइट सेपरेशन क्रिएट कर दूंगा, तो जब भी जरूरत होगी तो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर जो लॉज है उसको क्रिएट नहीं कर सकता, लॉ फ्रेम नहीं कर सकता है। उसके कारण भी काइंड ऑफ लॉ को बनाने में काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। मतलब हमें वेट करना पड़ेगा कि कब लेजिस्लेचर वापस हाउस में आए, कब वापस पार्लियामेंट बैठेगा, और तब जाकर हम कहीं ना कहीं लॉ फ्रेम कर पाएंगे। और मान लो कि उस पर्टिकुलर टाइम में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन फिर लिया नहीं जा सकता है, राइट? तो इसके कारण भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके अलावा देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आफ्टर ऑल हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में अगर एक वाटर टाइट सेपरेशन क्रिएट कर देंगे, दोनों साथ में मिलकर काम कैसे करेंगे? समझो, लेजिस्लेचर का काम है लॉ फ्रेम करना, है ना, फ्रेम करना। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। बट अगर आप ध्यान से सोचो, तो लोगों ने किसको अपॉइंट किया है? मतलब पीपल। इंडिया तो डेमोक्रेसी है ना, इंडिया का डेमोक्रेसी है, तो लोग अपॉइंट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? ये है या फिर ये है? तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर होती है। तो अगर लेजिस्लेचर ने जो लॉ फ्रेम किया है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम मैं एग्जीक्यूटिव को दे रहा हूं, तो एग्जीक्यूटिव को मैं कहां से उठाऊंगा? मतलब कि देखो, अगर मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। ए ने मान लो एक पर्टिकुलर लॉ को बनाया है, ठीक है, और बी ने उस लॉ को सिर्फ पढ़ा है, तो बेटर तरीके से इस लॉ के बारे में कौन जानता है? ए या फिर बी? ए जानता है ना, बिकॉज ही नोज द एसेंस ऑफ दिस लॉ। वो जानता है कि एग्जैक्टली वो इस लॉ के थ्रू क्रिएट क्या करना चाहता है। ही नोज कि एग्जैक्टली इस लॉ के थ्रू किस तरीके के बेनिफिट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? सो इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसका लेजिस्लेचर में होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव में होना इंपॉर्टेंट है। जितना कंट्रोल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर करता है, उतना ज्यादा एक्चुअली पीपल के जो एस्पिरेशंस है वो फुलफिल होते हैं।
जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लेजिस्लेचर की बात मानता है और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, राइट। यही चीज़ एक्चुअली हमारे आंसर को यहाँ पर और ज़्यादा ब्यूटिफाई करेगी, जहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि वाटर टाइट सेपरेशन जो है इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया के अंदर वाटर टाइट सेपरेशन एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, बिकॉज इंडिया जो है अलग अलग तरीकों के चेक्स एंड बैलेंसेस, काफी जगहों पर जो बैलेंस वाला कंसेप्ट है वो दूसरे ऑर्गन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेजिस्लेचर अगर कुछ मिस कर दे तो उसको जुडिशरी अपॉइंट करता है, जुडिशरी उसको प्रोवाइड करता है, राइट। इस तरीके से काम करता है। तो इंडिया के अंदर वाटर टाइट सेपरेशन विल नॉट बी अ गुड आइडिया, राइट। और ये ऑब्वियसली होने भी नहीं वाला, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को साथ में रखा गया है। हमारे जो लेजिस्लेचर के जो एमपीज हैं और जो एग्जीक्यूटिव के जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों सेम ही तो होते हैं, राइट। एमपी से ही तो मिनिस्टर बनते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? पहले आप एमपी बनेंगे, पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, उसके बाद आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी ना, तो आप मिनिस्टर तभी बन सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंदर यह भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो मिनिस्टर है बट एमपी नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर 6 महीने के अंदर वो अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना पाया, भले ही लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो वो मिनिस्टर की तरह रह नहीं सकता। मिनिस्टर की तरह उसको 6 महीने के बाद रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जो एक वाटर टाइट सेपरेशन है वो कभी भी ना आए, ताकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो साथ में मिलकर काम कर सके। बिकॉज यहाँ पर हमारे यूएस की तरह ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स है, सबके सब एक साथ फेडरेशन में आए हुए हैं। यूएस में क्या है, अलग अलग स्टेट्स एक साथ में फेडरेशन में आए हुए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक यूनिफाइड फैक्टर है और यूनिफाइड फैक्टर को चलाने के लिए एक काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहाँ पर एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर उतनी अच्छी चीज नहीं है। भारत के अंदर एब्सोल्यूट फॉर्म में तो एटलीस्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज भी बिल्कुल सही है कि एक पार्ट ऑफ द जो ऑर्गन है उसको सेकंड पार्ट के अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हर एक पार्ट को मेजॉरिटी काम अपने ही जो उनको फंक्शंस असाइन किए गए हैं वो करना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक दूसरे को अगर वो एनरिच कर सकते हैं, मतलब एक ऑर्गन जो है सेकंड ऑर्गन को एनरिच कर सकता है, तो वहां पर डेफिनेटली इंडिया के लिए वो एक बून की तरह साबित होगा, यानी कि वरदान की तरह साबित होगा, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आंसर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, आई होप आपको इसका अप्रोच समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।